कल 30 अक्टूबर को परभनी में जो साबिका मुख्यमंत्री और बांधकाम मंत्री अशोक चौहान साहब का जो परभनी में दौरा था और यहाँ पर उनका दौरा दिन भर का जो दौरा था, उसमें कल कांग्रेस को और परभनी में एक नया युवा नेता जो उभर कर सामने आए हैं और उनका कल प्रवेश हुआ है। मैं बात कर रहा हूं सुरेश कुंडलिकराव नागरे साहब की, जिन्होंने कल साबिका मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब, इनके हाथों से उनका इस्तकबाल किया गया, उनको पार्टी में प्रवेश दिया गया। उनसे बात करते हैं। हमारे साथ नागरे भैया है। भैया, क्या कहेंगे आप, जो कल आपने प्रवेश किया है पार्टी में और एक जो नई लहर, जो ऊर्जा हम देख रहे हैं एज ए मीडिया परभनी के अंदर, एक काफ़ी जोश का माहौल नज़र आ रहा है। कल अशोक चौहान साहब ने अकबर जागीरदार जो युवक जिलाध्यक्ष है शहर के, उनके कार्यालय का, संपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। तो आप इसको कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में परभनी में कांग्रेस की पोजीशन क्या रहेगी, उस पर क्या कहें? पहली बात तो कांग्रेस की परिस्थिति परभनी जिले के लिए कभी भी फेवर में रही हुई है और मेरा प्रवेश होना मतलब मैं कांग्रेस का ही था। मेरे पिताजी कांग्रेस के विधायक थे, इधर से आमदार चुन के आए थे और कम से कम हम 25 साल से कांग्रेस के लिए हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। पर कोई गलती थी जिसके कारण मैं पार्टी छोड़ रहा था और वो मेरी गलती थी और वो गलती मैंने एहसास करने के बाद मेरे को फिर से लगा कि मैं मेरे घर में जाना चाहिए और इसके लिए मैंने कल अशोक चौहान साहब के नेतृत्व के अंदर और वरपुरकर साहब के नेतृत्व के अंदर मैं पार्टी में प्रवेश किया है। और मैं ये आपको पक्का परभनी और सब लोगों को, वासियों को एक वादा करता हूँ कि इधर परभनी जिले में जिंतूर हो, परभनी तालुका हो, जिंतूर तालुका हो, शेलू तालुका हो कि आपका पालम तालुका है, जितने भी बाकी के हैं पूरे परभनी जिले में कार्यकर्ता, मैं सब कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलूँगा और उनको ताकत दूंगा। और जो पब्लिक के, किसानों के कोई प्रश्न होंगे, कोई अनएम्प्लॉयमेंट के प्रश्न होंगे, कोई कामगार के प्रश्न होंगे, वो हम हमेशा उनके लिए उनके छोड़ने के प्रयत्न करेंगे और उनके साथ है। और जो भी शहर का विकास कैसा हो उसके ऊपर सबसे पहला हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा और पार्टी को और मजबूत करेंगे। और मुझे ये पक्का यह है कि आने वाले साल भर के अंदर ही आप देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता की संख्या और बढ़ेगी और कांग्रेस इधर बहुत मजबूत होगी। जैसे पहले 15-20 साल पहले कांग्रेस था वैसे, और कांग्रेस वैसे ही उस तरीके ताकत कांग्रेस की बढ़ेगी इस परभनी जिले में। भैया, जैसे कि आपको बॉर्न कांग्रेसी भी कहा जा सकता है, जबकि आपके पिताजी शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो आपका कांग्रेस से पुराना नाता है। आपके पिताजी विधायक रहे हैं जिंतूर विधानसभा से, तो ये एक कहीं ना कहीं पुराना रिश्ता है। लेकिन अब जब आपने फिर एक बार कांग्रेस ज्वाइन की है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, इसमें आने वाले 4 साल का पीरियड अभी बाकी है और सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है महाराष्ट्र के अंदर, तो ये जो परभनी पिछड़ा हुआ ज़िला है हमारा, यहाँ पर जो इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर जो रोज़गार नहीं है, लोग पलायन करते हैं, उसको देखते हुए आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के लिए काम करेंगे? अभी विकास आघाड़ी में जैसे कि आप कहेंगे कि अब महाविकास आघाड़ी है और ये सरकार बहुत मजबूत है। कल माननीय चौहान साहब ने भी यही कहा था कि हमारे पार्टी को कोई, हमारी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता। और मुख्यमंत्री साहब ने भी दशहरे के उनके भाषण में कहा कि भाई कि जिसको ताकत है तो आके गिरा के दिखाइए। तो ये पक्के, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है क्योंकि वो मतलब अभी बेचैन है बीजेपी वाले। उनको लगता है कि हमको सत्ता होगी, तो कभी भी बोलते हैं 2 महीने के बाद हमारे, 3 महीने के बाद हमारे, अप्रैल में सरकार आएगी, जून में हमारी आएगी। ऐसा कुछ होना नहीं है। कांग्रेस, ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, 3 पार्टियों में से बनी हुई सरकार है, तो और बहुत मजबूत है और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लोगों के हित के काम हो रहे हैं, लोगों के हित के निर्णय अच्छे लोगों के ले रहे हैं, विकास का काम होगा बड़ी तरीके से। अभी 8 महीने कोरोना का प्रॉब्लम था, ये पूरे देश भर था, तो उसके वजह से सरकार अपना कुछ कर नहीं पाए। बट अभी कोरोना पे था क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट और प्रायोरिटी था। तो अभी वो कम हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे सरकार कितने अच्छे तरीके से काम करेंगे और कितना विकास करेंगे, आपको आने वाले साल भर के अंदर मालूम पड़ेगा। और रहा परभनी का विषय, परभनी ये सबसे बैकलॉग है, बैकवर्ड एरिया रह चुका है मराठवाड़े के अंदर भी। तो कल माननीय अशोक चौहान साहब ने भी ये कहा है कि जितना इधर डेवलपमेंट कर सकते हैं वो करने वाले हैं और इधर के जो रास्ते हैं, रस्तों का प्रश्न छोड़ने वाले उसको वो छोड़ने वाले हैं। और दूसरा कि उन्होंने अभी जो कोई पायलट बेसिस पे, आपको आने वाले टाइम पे मालूम पड़ेगा, कल पत्रकार परिषद में भी उन्होंने कहा कि इधर कोई 2-3 पायलट प्रोजेक्ट्स वो करने वाले हैं, जिसके कि महाराष्ट्र में एक अलग से चीज़ दिखा जाएगा कि इधर इस परभनी में ऐसा हुआ है विकास।
और रहा कि जैसे कि इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ लाने का हम प्रयत्न करेंगे। और रहा लोगों का, यंग यूथ लोगों का एम्प्लॉयमेंट का, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसको किधर इधर कोई फैक्ट्री नहीं तो बट आपको मैं बाहर किधर नौकरी लगाना चाहता हूँ तो मैं लगाने को तैयार हूँ। दूसरे स्टेट में हो या अरब कंट्रीज़ में हो या फॉरेन कंट्रीज़ में हो, मैं आपको नौकरी लगा सकता हूँ। सिर्फ मेरे को बस कोई कहना चाहिए कि मेरे को इधर एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए। हमेशा मैं युवक के पीछे हूँ, युवक के साथ रहूँगा और उनको कभी भी रोज़गार उपलब्ध करना है तो मैं हमेशा उनको, सिर्फ मेरे को मालूम तो पड़ना चाहिए कि मुझे नौकरी चाहिए। जब कोई मेरे को ऐसा बोले कि मुझे नौकरी दिला दीजिए तो मैं 100% उनको मदद करूँगा। और रहा इंडस्ट्री का बात, तो इंडस्ट्री लाने की हम कोशिश करेंगे। मेरा इलेक्शन के टाइम पे भी पहला मैनिफेस्टो में वही था कि मैं कोई इधर बड़ा उद्योग लाऊंगा जिधर की लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो वो तो मेरा जारी रहेगा और मैं पक्का वो तो हम करेंगे, वो तो कोशिश करने वाले ही है। नागर साहब, जैसा कि अभी किसानों का जो ये ज़्यादा बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी आपने कल मांग की है कि जल्द से जल्द किसानों के अकाउंट में पैसे आने चाहिए जो नुकसान उनको हुआ है, ताकि दिवाली जो है वो अच्छे से मना सके, काली दिवाली ना हो। उसके लिए कब तक हो जाएगा? अभी वो सरकार का निर्णय, सरकार ने सब अभी मांग की है। मैं तो किसानों के लिए मांग तो करूंगा और सरकार हमारे, तो हम तो सरकार पे हम झगड़ा करके हम प्यार से ले लेंगे, तो हक से ले लेंगे हम, तो हमारा हक है। हाँ, उधर मंडल में नुकसान हुआ है तो उसके पूरे अभी सर्वे कलेक्टर साहब कर रहे और हो चुके हुए, तो ऊपर वो प्रस्ताव गया और वो तुरंत प्रस्ताव मंजूर होगा और लोगों के खाते में पैसे आएंगे और शासन अच्छे तरीके से सबको पैसा देंगे। जो भी देना है, जो भी नुकसान हुआ है तो उसका भरपाई सरकार करेगी। जो कि अभी आप देखेंगे ये सरकार बहुत मजबूत है और 3 पार्टी की सरकार बनी हुई है और सब सीनियर लीडर है, अनुभवी लीडर है। माननीय शरद पवार साहब ने ये तीनों पार्टी को लेके सरकार बनाई है और हमारे सीएम साहब भी बहुत अच्छे लोगों के बारे में, किसानों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। वो दिल और मन से, दिमाग से काम करते, भावनिक आदमी हैं, लोगों के हित का सोचते हैं। और हमारे अशोक चौहान साहब भी वैसे ही है, लोगों के फ़ायदे के लिए वो कर रहे हैं। मराठवाड़े के लिए चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रह चुके हुए 2 बार, बाकी के बहुत सारे मंत्रिमंडल में भी रहे हुए हमेशा। और माननीय शंकर राव चौहान साहब जो थे, उनके मार्गदर्शन पे हम सब, मेरे पिताजी हो, चौहान साहब थे, विलासराव साहब थे, सब उनके नेतृत्व के नीचे उन्होंने राजनीति की हुई है सबों ने। और सब लोगों के और किसानों के और गरीबों के हित चिंतक है। और ये जो तकलीफ हुई है, जो भी अभी जो ओला दुष्काल बोला जाता है, जो जिसके वजह से हुआ इस बार, तो उसका प्रश्न पक्का हमारी सरकार अच्छे तरीके से छोड़ेगी और इस प्रश्नों को और किसानों की जो भी तकलीफ है वो आने वाले टाइम पे आपको दिखेगा, कोई प्रश्न रहेगा नहीं। जो आज अभी मोदी सरकार ने अभी जो निर्णय लिए, जो किसानों के खिलाफ लिए और जो कर्मचारियों के, कामगारों के खिलाफ लिए, आज वो एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। आप आज कल कोई 3-4 साल कोई कंपनी में काम कर रहा है और बाद में उसको परमानेंट नहीं कर सकते, उसको निकाल देना पड़ेगा, तो फिर वो कितना अस्थिर रहेगा। अब कोई भी अस्थिरता एक लिमिट में रहती है, क्योंकि आपके वो चीज़ आपको इनस्टेबल रखती है लाइफ में। कोई भी चाहता है कि स्थिरता रहे, बट अपने खुद के फायदेमंद के लिए, अपने उनके कोई दोस्त लोग हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति, आप लोगों को नाम मालूम होगा, अदानी बोलते हैं, अंबानी बोलते हैं, सिर्फ उनके हिसाब के लिए काम करते हैं, उनके पॉलिसी के लिए करते हैं। किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि जब आप एक छोटा किसान किधर जाके उसका माल बेचेगा। हाँ, उसको जो पहला एपीएमसी था वो एक नियम था, पैसे उधर कलेक्ट होता था, उधर जाके सिर्फ उसको माल रखना था, उसको पैसे मिलते थे और वो जाता था। अभी उसको माल बेचने नहीं देने का, उसको चाहिए उधर बेचो, ये सब बड़े कंपनियों को मदद करने का काम है। ब्लैक मार्केटिंग बढ़ावा दिया, इसको ऑफिशियल किया इन्होंने। जो पहला स्टॉक रखने का लिमिटेड होता था, कोई भी ट्रेडर को एक लिमिटेड स्टॉक रखने का दिया जाता था, अब वो अनलिमिटेड स्टॉक रख सकते हैं। मतलब आपको वो चाहिए उतना ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो आने वाले भविष्य में ये किसान, आने वाले भविष्य में ये किसानों को नहीं, ये जो साधारण जो आम जनता है उनको भी तकलीफ होगी। तब वो भाव बढ़ाएंगे उनके हिसाब से। जब दिवाली आएंगे तो तूर दाल का भाव बढ़ा देंगे, जब अप्रैल का सीजन आएगा तो कोई उस टाइम का अलग सीजन बढ़ा देंगे, तो 100 रुपये किलो लेके जाएंगे। जब उनके हिसाब से वो भाव तोल करेंगे तो गरीब लोग तो इस पर मरेंगे। 10 रुपये की चीज़ वो 100 रुपये करेंगे, तो इस पर फ़ायदा तो उन उद्योगपतियों को ही होगा। तो ये लोगों ने समझना चाहिए। और मैं सब विनती करूंगा, सबसे विनती करूंगा, सब किसानों से, इनसे, कि इसके खिलाफ रहे, कि ये आपके आने वाले भविष्य को ख़त्म करने वाले हैं। तो इसके लिए ये चीज़ है
ये जैसे कि पूरे जग में तो कोरोना से सब परेशान है, बट हमारे देश में तो दो तकलीफ है, एक तो कोरोना और एक बीजेपी सरकार। ये दोनों कोरोना जैसे है, और ये पक्का जैसा कोरोना दूर हो गया वैसे ये भी सरकार जाएगी और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, और फिर से कांग्रेस की लहर वापस पूरे देश भर में आने वाली है। माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के नीचे और राहुल जी और प्रियंका जी मैडम के इनके नेतृत्व पे फिर से कांग्रेस की सत्ता हर राज्यों में और केंद्र में आएगी, और किसानों और हम कांग्रेस सरकार हमेशा किसानों के फेवर में रही हुई है, रोजगार के फेवर में रही है। आप 25 साल का 30 साल का करियर देखिएगा, ये देखिए कांग्रेस का, और ये इनका 7 साल का देखिए इन्होंने क्या किया। सिर्फ जुमला दिया गया, पहले इलेक्शन 2014 के लड़े गए कि बोले कि आपको 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। फिर बाद में पूछा अमित शाह जी से क्या हुआ, तो बोले वो तो चुनावी जुमला था, खुद ही बोलते चुनावी जुमला था, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया। फिर उन्होंने बाद में 2019 में कुछ मुद्दा नहीं था, प्रॉब्लम था, तो दूसरे मंदिर मस्जिद के सब्जेक्ट रहेंगे या जो जाति पाति का राजकारण करते हैं, पुलवामा पे राजनीति की गई, सिर्फ लोगों के भावना से खेलते। हाँ, इनका वो गलत तरीका है। अभी लोगों को फिर से मालूम पड़ा पूरे कोरोना के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से कोरोना के टाइम पे इन्होंने क्या किया, कोरोना का सब्जेक्ट छोड़ के सुशांत का मर्डर 5 महीना सुशांत के ऊपर किया, जबकि वो सुसाइड था, ये सबको मालूम है, पर कितनी गंदी राजनीति की गई। जबकि उनके कोई परिवार ने ऐसा कंप्लेंट नहीं किया था सदस्य ने कि मर्डर है तो आप इसके मर्डर की, वो उनका कंप्लेंट अलग था, बट इन्होंने उस कंप्लेंट को पूरा तोड़ मोड़ के, उनको कोई है ऐसे उनके शुभचिंतक मीडिया में भी जो उनको सपोर्ट करते, जो सबको मालूम है क्या हो रहा है भारत देश में, जिस तरीके से उस तरीके से चल रहा है, तो ये गलत है। लोगों को अभी ये समझ के आ चुका है कि ये अभी बीजेपी क्या कर रही है, गंदी राजनीति कर रही है, खुद की बातें रख रहे हैं। कोई अच्छा काम भी हो रहा है दूसरे राज्यों में तो उसको बताया नहीं जा रहा है, और ये ऐसा दिन बहुत दिन चल नहीं सकता है। ये हिटलरशाही नहीं है, हिटलरशाही थी तो वो भी ख़त्म हुई, तो ये ऐसे बहुत हिटलर आके गए, तो ऐसा हमारा देश ब्रिटिश को भगा सकते तो फिर ऐसे हिटलर को भी भगाएंगे। मैं परभनी के जनता से ये अपील करता हूँ, कोरोना महामारी ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये पूरे देश को रोक चुका है। आप पिछले 8-9 महीने से सब जगह देखेंगे तो देश में सब लोग परेशान हैं। मेरे को खुद को हुआ था कोरोना होने के क्या तकलीफ़ होती है ये मैं खुद मुझे एहसास है। तो मैं आपको सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सतर्क रहिए, मास्क पहनिए, आप सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, बार बार जब वक्त मिले थोड़े थोड़े टाइम में हाथ साबुन से अच्छे से हाथ धोइए, स्वच्छता रखिए, दूरी रखिए लोगों से। कोई ज़बरदस्ती साथ में डबल ट्रिपल सीट बाइक में मत बैठिए, और जब ज़रूरत है तभी घर के बाहर आप आइए, नहीं तो घर के बाहर मत आइए, क्योंकि आपको कुछ नहीं होगा, बट आपके परिवार में सीनियर लोग रहेंगे, बुजुर्ग लोग रहेंगे, बच्चे रहेंगे, उनको कुछ हो सकता है, तो उनकी फिक्र रखिए, उनकी जान की आपका काम है। हम सब प्रभु के घर के जो ये, तो इसीलिए ऐसा कोई भी मत कीजिए कि आपके वजह से, आपके छोटी से गलती की वजह से दूसरे घर में परिवार पे तकलीफ हो, ऐसा मत हो। इसलिए आपको सबको मैं विनती करता हूँ कि जो भी ये कोरोना अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है, पूरा कोरोना है बाकी, जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं होता, 0 फिगर नहीं आते 14 दिन तक, तब तक इसको अपने को सीरियस लेना पड़ेगा। और जो है सैनिटाइज़र, मास्क आप ये पहनिए, और सैनिटाइज़र हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए। इतने मैं आपसे सबसे अपील करता हूँ और विनती करता हूँ। तो ये थे सुरेश कुंडलिकराव नागरे साहब, जिन्होंने अभी कल 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र के साबिका मुख्यमंत्री और बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण साहब, जो पूरे महाराष्ट्र के ऐसे नेता हैं जिनको हर महाराष्ट्र का हर कोई शख्स के लिए वो सोचते हैं, उनके लिए काम करने के लिए वो चाहते हैं। और कल भी उन्होंने भरोसा जताया है कि नांदेड़ में जिस तरह से विकास हुआ है वैसे ही परभनी में विकास किया जाएगा। और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी परभनी में मजबूत होगी, ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि सुरेश भैया यहाँ पर उनका यहाँ पर प्रवेश हुआ है, तो आप युवाओं से काफ़ी वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने विधानसभा भी यहाँ पर लड़ी थी पिछली बार की। तो ये आज जो कांग्रेस में बदलाव आ रहे हैं, आने वाले दिनों में आप परभनी में कांग्रेस की एक बड़ी लहर देखने को मिल सकती है। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए परभनी से मैं कलीम खुरैशी।